जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा होता है, जिसके परिणामस्वरूप बख्श कोशिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जो वायु होता है ये फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है और रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लेकर आता है। कोशिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कोशिकाओं वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। जो कोशिका रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रुधिर का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का। किसका? रुधिर का काम होता है शरीर तक ऑक्सीजन को अन्य मतलब गैसों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस सदैव वायु की अपशिष्ट आयतन रखते हैं। क्या रखते हैं? आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। किसका? पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त और दक्षता कम हो जाता है। फुसफुस की वायु में से सफिशिएंट वन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बद्धता रखता है और वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। पिछले अनुभागों में हम पढ़ चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। क्या करता है? रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। एक रुधिर एक तरल संयोजक उत्तक क्या है? एक तरल संयोजक उत्तक रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को विलयन रूप में वहन करती है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाओं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें यह पंप यंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे रुधिर के अंगों के आसपास अकेली सके नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है, जो रुधिर को शरीर ऊतकों तथा भोजन भेजकर मतलब कि ऊतकों तक भेज सके एवं एक तंत्र की जो कि सुनिश्चित करे कि परिपथ में को यदि कभी टूट फूट होती है तो उसमें मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय, यह हमारा हृदय का डायग्राम है, जिसमें बताया गया है बायानिंदा दायानिलिया दायानिंदा। ये है शरीर के 4 भाग होते मतलब हृदय के 4 भाग होते। शरीर के ऊपरी भाग महाशिरा है। कौन सा? महाशिरा है। ये फुसफुस ध्वनियाँ हैं बताए गए हैं। हृदय एक पेशीय अंग है। क्या? एक पेशीय अंग है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसका? मुट्ठी के आकार का। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोशिकाओं में बंधा होता है। अर्थात हमारे ऑक्सीजन युक्त ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो रक्त है और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को मिक्स करने से रोकता है ये भाग। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेके आता है और फुसफुस में छोड़ने के लिए लेके जाता है। इसके लिए उसे पहले हृदय में जाना पड़ता है। यह फुसफुस से बाहर वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है और फिर फुसफुस से कार्बन को छोड़कर ऑक्सीजन को लेके फिर वापस हृदय में आता है। अर्थात जब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर लेके आता है हृदय में प्रवेश करता है। प्रवेश कर फिर ये वह एक नली द्वारा मतलब कि इसमें फुसफुस में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन लेके वापस हृदय में जाता है और हृदय से एक मतलब कि ध्वनि होता है, उसके माध्यम से पूरे शरीर
में वापस चला जाता है। फिर ये प्रक्रम ऐसे ही चलते रहता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस में, हृदय में बाई और स्थित कोष्ठ वाय अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बाय अलिंद में आता है। अर्थात ये रेड कलर का दिख रहा है, ये बाय अलिंद में आता है। फिर बाय अलिंद से वायनिलियम में जाता है। वायनिलियम से महाध्वनियों द्वारा कहाँ जाता है? फुसफुस में। फिर फुसफुस में आता है, फुसफुस ध्वनियों द्वारा फिर वापस जाता है। फुसफुस में आता है, कहाँ आता है? फुसफुस में। इस रुधिर को एकत्रित करते समय वाया अनिंदा शिथिल रहता है। क्या रहता है? स्थिर जब तक आता है, जब तक वो स्थिर शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ वाया नीलियाँ फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर वह पेशियाँ वाया नीलिया संकुचित होता है और रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दाया कोष दाया अनिंदा तक फैलता है, जो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे कि दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाया संकत कोष्ठ दायां नीलियां फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीलिया में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजन जनित हेतु अपनी बारी को फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा नीलिया की पेशियां भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीलियों को पूरी शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद और नीलियां संकुचित होती है तब वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करती है। ये देखिए कैसे हमारा शरीर मतलब कि दयानिंद है, शरीर के निचले भाग का महाशिरा फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करती है, इसके बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कैसे आता है। हमारे माइंड मतलब कि दिमाग के बारे में बताया गया है कि हमारे कैसे है। हृदय का दाया और बाया बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। ऑक्सीजन मतलब कि हृदय का भाग बाया दाया लिंदा नीलिया में क्यों हुआ है कि ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने मतलब रुधिर को मिलने ना दे। पक्षी एवं स्तनधारी सरीखे जंतुओं को उन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। यह बहु लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थलचर बहुत ही सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोश के हृदय होते हैं। जल स्थलचर में 3 कोशिकीय हृदय होता है। कितना? 3 स्थलचर में 3 हृदय होता है, मतलब 3 कोशिकीय हृदय होता है। और यह ऑक्सीजन जनित विऑक्सन जनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होता है। यहाँ से रुधिर को लोम में भेजा जाता है, जो ऑक्सीजन जनित होता है, और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में हो जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। किसे कहते हैं? परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण कहते हैं। किसी सकुरुती कैसुरिकी में नलिकाएं रुधिर वाहिका धमनी में रुधिर वाहिका है, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ध्वनि की भित्ति मोटी और लचीली होती है। इससे पहले हम इस डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह हमारा शरीर कार्य करता है। ये फुसफुस के लिए फुसफुसीय ध्वनि है, फुसफुस कोशिकाएं हैं, फुसफुस के लिए फुसफुसीय शिरा है और शरीर की महाध्वनियां हैं। और शरीर के महाशिरा है, यहाँ से है, एक तरफ से ऑक्सीजन जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है। धमनी में रुधिर वाहिका है, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। हृदय से उच्च दाब से निकलता है। जो रुधिर है, रक्त है, शरीर से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों में रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अर्थात जो रुधिर है मतलब कि
शिराएं हैं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र कर कर वापस हृदय में लाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होके इसमें मतलब कि हृदय में वापस आती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। क्या होता है? प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर ध्वनि उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। किसमें? छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो जाता है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशीय मोटी होती है जो रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाओं अब आपस में मिलकर शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। अब प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाए और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव में दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है। कितने? पूरे शरीर में ही भ्रमण करती है। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर एवं धक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। क्या करती है? अवरुद्ध कर देती है। अगला है लसिका। एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायक करता है। इसे लसिका एवं उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाओं बाहर निकलकर उत्तक के अंतकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक सरल एवं लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका अंतकोशिकीय अवकाश में से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ और शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? लसिका द्वारा। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में परिवहन। किसमें? पादपों में परिवहन। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं। क्या लेते हैं? सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युग्म अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। अर्थात वो पत्तियों में ही करते हैं। किसमें? पत्तियों में करते हैं। पादप पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। किसे अलग से प्राप्त करती है? पौधों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है से किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में क्लोरोफिल युग्म अंगों से दूरी बहुत कम है, जो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसर्जित हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों से में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसर्जन प्रक्रम प्राप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते
और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये द्विपद स्वतंत्र संगठित चालक नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों को वहन करता है। कौन? जाइलम होता है जड़ से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पादन संश्लेषण होता है, पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जल का परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों, पत्तियों की बहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन बहिकाओं का एक सतह जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों में संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वह सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करता है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रांक में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अवरत गति से जल की जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, और दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने ऊपर सबसे ऊपर के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं, यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है। जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिकाओं के जल के अणुओं का वाष्प एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहती है। वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल और उसके विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मुख्य दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रवाही है। दिन में जब रंध्र खुले हैं और वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयित क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन स्थानांतरण कहलाते हैं। यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों, वृद्धि वाले अंगों में ले जाया जाते हैं। भोजन अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता में चालनी नलिकाओं में ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, यह इसके से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा
से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकताओं के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक 2-3 और फिर खत्म। उत्सर्जन हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों में से कैसे छुटकारा पाते हैं। अनुपाचयित क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक होता है। क्या नाइट्रोजन जनित जब वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपाचयित वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है, जिसमें वर्ज्य मतलब अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, मतलब आवश्यकता नहीं होती तो उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतुओं में इसकी विविध युक्तियां कहते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीवन में अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसे अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग होता है। मानव में उत्सर्जन ये चित्र दिखाए गए कैसे उत्सर्जन होता है। किरणें वायवृक्क ध्वनियाँ दाएं बायां वृक्क वायवृक्क श्रीराम महाध्वनियाँ हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होता है। कहाँ? रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिकाओं में होता है। किस में होता है? मूत्र वाहिकाओं में होता है और मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग में से यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना। फुसफुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर के से अलग कर लिया जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकल फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क की में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकल होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिकाओं में प्रवाहित होती है, इन पदार्थों का चयनित पुनः अब पुनर्शोषण हो जाता है। जब जल की मात्रा पुनर्वाशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा और कितना बिलीय वर्ज्य उत्सर्जित करना है, इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय में से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, यह अंततंत्रिका नियंत्रण में है। इसका चर्चा हम कर चुके हैं। परिणामस्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। पादप में उत्सर्जन। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं में से बिल्कुल भी युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन की अपशिष्ट उत्पादन कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों से भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पादों कोशिकाओं
पत्तियाँ में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन, गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। कितने करते हैं? अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।